बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ आपको पढ़ाने को है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर किस तरह से बनाए जाते हैं या एमआईएस सिस्टम जो है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग सिस्टम, वट एवर जैसे भी सिस्टम्स हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से कहा जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हमने उसमें क्या क्या देखना है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोड्यूस करूँगा आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। एसडीएलसी का ओवरव्यू करेंगे, इसके कुछ फेजेस होते हैं। एसडीएलसी का फ्लो होता है, मॉडल्स होते हैं, और उनमें से दो मॉडल जो हैं, वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल ओल्ड मॉडल है, एजाइल जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट एक मॉडल है। ठीक है, या टेक्नोलॉजी है। तो फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या है ये। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ फ्रेमवर्क दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट ईच स्टेज ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, जब भी आपके पास या यूँ समझ लें कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन है या कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है या एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, उनके पास जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट मिलता है उनको, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने में। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस से वो गुजरते हैं। उन स्टेजेस को एक फ्रेमवर्क का नाम दिया है, जिसको एच कहा जाता है। ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता है कि एक एरिया जिसके अंदर रहते हुए हमने काम करना होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं या कुछ स्टेजेस डिफाइन हैं जिनमें से हमने हर सूरत गुजरना है। बगैर उसके गुजरे हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना नहीं सकते। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज यूज by the software industry to design, develop, and test high quality software. It aims to produce the quality software that meets or exceeds the customer expectations, reach completion with the time and budget. अच्छा जी, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो हैं वो आम तौर पे कौन यूज़ करता है? वो कोई कस्टमर यूज़ नहीं कर रहा होता, वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यूज़ करती है। उसके जो इंजीनियर्स हैं, उनके जो कोडर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ये चीज़ें या ये जो फ्रेमवर्क है, इसको यूज़ करने वाले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होती है बेसिकली। उस इंडस्ट्री के अंदर ये सारे लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया। तो वो क्या करते हैं, वो आमतौर पे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं पहले। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलप करते हैं अपने डिज़ाइन किए हुए के मुताबिक, और फिर डेवलप करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि आया वो ठीक तरह से काम कर रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा उतरा है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इनका जो मकसद होता है ना, बेसिकली वो ये होता है कि हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर देना है। हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर देना है। क्वालिटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर एक वेबसाइट आप ओपन करते हो, लेट्स सपोज अगर आप एक वेबसाइट ओपन करते हो और वो ओपन होते हुए आपके इंटरनेट की अच्छी स्पीड पे भी बहुत देर लगा रही है, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। उसको फटाफट से खुल जाना चाहिए। इसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप अगर फर्ज करें, कोई देखो कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर वो जिनका इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं होता, वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स पर चलते हैं। स्टैंड अलोन कंप्यूटर मतलब कि आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करो वो चले, जैसे स्काइप होता है, या फिर स्काइप नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, इस तरह से। तो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे पूरा उतर सकें। और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पर ही नहीं पूरा उतरना होता, बल्कि जो डेडलाइंस दी होती हैं कि इतनी देर तक इस सॉफ्टवेयर को बना दें, 2 माह तक, 4 माह तक, 6 माह तक, 1 साल, 2 साल तक इस सॉफ्टवेयर को बना कर दें, तो उस डेडलाइन को भी मीट करना होता है। और उसी बजट के अंदर फर्ज करें, अगर कोई कहता है कि 3 लाख के अंदर मेरा बजट है, तो 3 लाख में मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए। तो बजट के अंदर अब 3 लाख रुपए में कंपनी ने क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है,
और ये सारी चीज़ें देखनी है और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है उसी में, ठीक है। तो ये उसने देखना, फिजिबिलिटी देखनी है उसने कि क्या हम फिजिबिलिटी भी है या नहीं वगैरह वगैरह। वो सॉफ्टवेयर किस में का छोटा सा, ये 3-4 लाख के जो सॉफ्टवेयर होते हैं नॉर्मली कोई बड़े नहीं होते, ज़्यादा बहुत बड़े नहीं होते, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम ISO IEC 12207 is an international standard for software life cycle process। ये क्या है? बेसिकली ये एक नंबर है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है किसका? सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का या उनके प्रोसेस का। It aims to be a standard that defines all tasks required for developing and maintaining software। बेसिकली इसमें वो तमाम चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं जो कि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में या उसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए होती है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी कंपनी SEPT is a firm specialized in a meeting the software standards, process standards, information needs of the professional community, particularly concerning ISO IEC 12207। तो नॉर्मली क्या है कि ये एक जो सेप्ट की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, ये एक फर्म है जो कि आपके इन सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही होती है, उसकी उसके लिए उस पर काम कर रही होती है आमतौर पर, ठीक है। स्पेशलाइजिंग इन द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द प्रोफेशनल कम्युनिटी पर्टिकुलरली कंसर्निंग, यानी कि आपकी प्रोफेशनल कम्युनिटी के लिए भी होती है और स्पेशली ये कंसर्न करी होती है इस स्टैंडर्ड के लिए, इसका हमने अभी ऊपर जिक्र किया, इसको मीट करी होती है बेसिकली। तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन IEC से ये मत है, और ISO से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। आप अगर इस चीज़ को मज़ीद देखना चाहें तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लेकिन मैंने देख लिया होगा। तो SDLC फेजेस क्या है? बेसिकली हम मुद्दे पे आते हैं। तो SDLC फेजेस में सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो? रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हो कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑन विच वी हैव टू वर्क, हमें जिन पे काम करना है वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हो कि क्या है भाई सॉफ्टवेयर के बारे में, क्लाइंट क्या चाहता है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसकी डिज़ायर क्या है, वो क्या चाह रहा है, उसका मकसद क्या है हमारे पास आने का, या रिक्वायरमेंट्स हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी सॉफ्टवेयर के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका बिजनेस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बिजनेस को देखने की कोशिश करते हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन। जो रिक्वायरमेंट्स आप क्रिएट करते हो, ठीक है, या एक बार आपने जब रिक्वायरमेंट फुल्ली क्रिएट कर दी या बना ली है, आपको प्रेस आ गई और आपके जो यूज़र है उसने ओके कह दिया कि हाँ बस यही मेरी रिक्वायरमेंट है, या फिर वक्ती तौर के लिए मेरे पास रिक्वायरमेंट्स फिलहाल ये हैं और आप इस पर काम करना शुरू करो। ऐसे दो केसेस हैं, या तो सारी इकट्ठी पूरी ले लो या फिर साइकिल्स में डिवाइड कर लो, थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट दो, उस पर काम करो, यूज़र को चेक करो, अगर वो ओके कर देता है तो फिर दोबारा से और रिक्वायरमेंट लो और उस पर काम करो। इस तरह से भी होता है, और ऐसा भी होता है सारी की रिक्वायरमेंट एक ही बार ले लो और उसके बाद आपको फिर शुरू करो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डिज़ाइन होगी। अब नेक्स्ट हमने करनी है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन में बेसिकली हम कोडिंग करते हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमने डिज़ाइन क्रिएट किया, डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद हमने उसकी कोडिंग की, यानी कि उस डिज़ाइन के मुताबिक काम किया, इम्प्लीमेंट किया, यानी कि उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसके लिए हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमने उसको कोड करना होता है, उसको एक्चुअली में बनाना होता है। तो ये काफ़ी टाइम लेता है इम्प्लीमेंटेशन भी, यहाँ से रिक्वायरमेंट भी देता है और इम्प्लीमेंटेशन भी देता है। जब इम्प्लीमेंट भी आप कर लेते हो या फिर कोडिंग आप कर लेते हो एक बार, कोडिंग के बाद आपने देखना होता है कि क्या हमने जो बनाया है वो ठीक काम कर रहा है, उसकी कारकर्दगी देखते हो, ठीक है।
उसको फिर उसके बाद यानी टेस्टिंग करते हो और उसके बाद एवेल्यूएशन करते हो, यानी कि उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हो, ठीक है? या उसकी गलतियाँ निकाल के उसको मज़ीद बेहतर करते हो। फिर अगर कोई कमी पेशी रह जाए फिर रिक्वायरमेंट एनालाइज़ करते हो, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, एवेल्यूएशन, ये सारा चलता रहता है। तो फेजेज़ में हम वन बाय वन देख लेते हैं। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, designing the software, building or developing the software, testing the software development and deployment and maintenance. तो ये phases हैं, one by one हम देख लेते हैं. Requirement analysis is the most important and fundamental stage in SDLC. तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल यानी कि शुरुआती स्टेज है सीएलसी में, ठीक है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस से शुरू होता है. It is performed by the senior members of the team and with the input from all the stakeholders and domain experts or SMEs in the industries. So basically क्या है, So it is performed by senior members of the team. Basically, ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, इसको इकट्ठा करने का काम सीनियर मेंबर्स का होता है. टीम के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं विद हेल्प ऑफ स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचता है आपके प्रोजेक्ट से जिस पर आप काम कर रहे हो, ठीक है? तो या फिर जो बनवा रहे हैं साथ होकर. इसके अलावा डोमेन एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है? वो आ जाते हैं. तो ये सारा मिलकर आपके रिक्वायरमेंट पर काम कर जाते हैं. प्लानिंग फॉर द रिक्वायरमेंट एश्योरेंस, quality assurance requirements. Planning for the quality assurance requirements and identification of risk associated with the project is also done at this stage. अच्छा, इस स्टेज में और भी एक मज़ेदार काम होता है. वो क्या होता है, उसमें ये देखा जाता है कि भाई आपकी जो क्वालिटी है उसको किस तरह से श्योर करना है, मेंटेन करना है, आपकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए. तो जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी पर काफ़ी काम किया जाता है. देखा जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बने, एक स्टैंडर्ड के मुताबिक. बेसिकली स्टैंडर्ड डिफाइन होते हैं जो आमतौर पे इन्हीं जो आईईसी है, इस तरह से कुछ कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं. तो वेल नोन उन स्टैंडर्ड्स को या बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम वो यूज़ करते हुए हम उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपकी जो जितनी भी क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, आप उनको भी प्लानिंग फेज में डाल देते हैं, ठीक है? आप प्लान करते हो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की होगी और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स दरकार है, ठीक है? और इसके अलावा आप लोग ये भी देखते हो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है, कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है. तो आप वो पहले ही प्रिडिक्शन करते हो, फोरकास्टिंग करते हो कि ये फलां रिस्क जो है, इन द लाइट ऑफ देयर नॉलेज, इन द लाइट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, इन द लाइट ऑफ देयर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो रिस्क है या आपके प्रोजेक्ट के साथ कितने को रिस्क इन्वॉल्व है, उनको देख लेते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं. और सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करते, तो ये भी बताते हैं कि ये रिस्क भी आ सकता है, जैसे कि कोई स्टाफ छोड़ जाए, स्टाफ में से कोई बंदा जो है वो क्रिटिकल टाइम पे छोड़ जाए, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए, या कोई डिजास्टर सिचुएशन आ जाए जैसे कोरोना आ गया, तो इस सूरत में क्या हो सकता है. बाकी और जो जो इंटरनली जो उनके कंट्रोल में है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं. कुछ होते हैं रिस्क जो अनकंट्रोल होते हैं, जैसे कि डिजास्टर है, ठीक है? तबाही हो गई, हंसला आ जाता फलाना आता, तो वो अनकंट्रोल है, वो अनसर्टेन भी है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता. बाकी कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ जाता है या उसको लीव की जरूरत पड़ जाती है, या फिर किसी तरह की हायरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, वगैरह वगैरह. इस तरह से ना कोई रिस्क एसोसिएटेड होते हैं आपके प्रोजेक्ट के साथ. तो हमने क्या करना होता है, या इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, उस रिस्क को आइडेंटिफाई भी करते हैं और उसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं, यानी कि उसके लिए बैकअप प्लान भी होता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है? वो सारा कुछ डिफाइन होता है इसी जगह पे. प्लान होता है ना बेसिकली, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. प्लान हम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की बेस पर, और हमने प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं, पर जिसकी देखिए एक बात याद रखिएगा, जिसकी प्लानिंग अच्छी है
उसकी आगे सारी यानी कि जो भी आगे वर्किंग करनी है आपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग करनी है, तो प्लानिंग काफ़ी टाइम लेती है। और इसके अलावा प्लानिंग जो है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा प्लान अच्छा है तो वो करता है, नहीं होता तो खराब हो जाता है, फिर बी प्लान यूज़ करना पड़ता है, सी प्लान यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर कोई प्लान नहीं होता, पकड़े जाते हैं। ठीक है? इस तरह से प्लानिंग जो है ना आमतौर पे किसी भी हवाले से वो बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है? सॉरी। ओके, रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स के आपके पास टाइप्स हैं, ठीक है? तो ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स में आप देखते हो कि बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? कि बिजनेस किस तरह से चलता है, वो देखते ही रहते हैं। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट में आप आमतौर पे क्या देखते हो कि स्टेक होल्डर क्या चाहता है, यानी कि जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है या जो जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। लाइक कैशियर जो है उसके लिए कुछ और इंटरफेस चाहिए, जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए कुछ और इंटरफेस चाहिए होगा, फिर अकाउंट्स वाले हैं उसको कोई और इंटरफेस चाहिए, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेसेस और उनके फंक्शंस बनेंगे। फिर उसकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आपके फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अकाउंट्स मैनेजमेंट हो गई, पेरोल मैनेजमेंट हो गई, पेरोल के हवाले से आपने कर लिया, यूज़र मैनेजमेंट होगी, यूज़र मैनेजमेंट में एक नए यूज़र को ऐड करना, एक नए यूज़र को या पहले वाले यूज़र को डिलीट करना या उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, ये सारे फंक्शंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ये भी डिफाइन की जाती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आपकी रिलायबिलिटी आ जाती है कि आपका सिस्टम कितना रिलायबल है, कि उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से कितना अच्छा है, और उसकी कारकर्दगी वगैरह क्वालिटी के हवाले से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट्स में ये देखा जाता है कि एक काम जब हो तो दूसरे काम पर किधर जाना चाहिए, सिस्टम को कहाँ पे पहुँचना चाहिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे पहुँचना है। अब क्या है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, वंस द requirements analysis is done, the next step is to clear, define, and document the software requirements and get them approved from the project stakeholders. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप वो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हो, रिक्वायरमेंट एनालाइज आप यानी कि रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हो और उसको एनालाइज करते हो, और उसके अंदर आपको कई तरह की रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी जो कुछ फालतू भी हैं और कुछ काम की होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने उन सारी चीज़ों को जो कि क्लियर है आपको, उनको सेपरेटली अपने डॉक्यूमेंट में लिख लेना है। आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है रिक्वायरमेंट्स का, ठीक है? आपने उसमें वो रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर देना है, डॉक्यूमेंट कर दोगे, डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने उसको अप्रूव करवाना है प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर से। जो स्टेक प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर पढ़ेंगे वो देखेंगे कि भाई हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएंगे उनको भाई, या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो बताएगा कि भाई ये आप चाहते हो, कहाँ कहाँ काम, ये पढ़ के सुनाएगा या बताएगा, उसे समझाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से बनना जा रहा है, अब बताओ हम लेके चलें, ये सॉफ्टवेयर है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, ठीक है, इज इट ओके और नॉट। और अगर कोई मिस्टेक है या कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको भी मज़ीद क्लियर कर दिया जाएगा, और अगर कोई चीज़ फालतू है तो वो भी निकल जाएगी बीच में। दिस इज डन थ्रू एसआरएस, ये आमतौर पे ना एसआरएस के थ्रू होता है। एसआरएस के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है प्रोडक्ट की वो डिज़ाइन कर दी जाती हैं, लिख दी जाती हैं, और उसी के मुताबिक पर डिज़ाइनिंग भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की। ठीक है? तो एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली वो रिफाइन रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है आपको, रिफाइन, और उसमें सारे प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो लिख दी जाती है। तो इसे ये बेसिकली कोड डॉक्यूमेंट है, सारा इसको बोलते हैं। एंटरप्राइज डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, एंटरप्राइज एनालिसिस है बेसिकली इसमें, एंड बिजनेस एनालिसिस, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। इसमें क्या किया जा रहा है, आप रिक्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे हो तो एंटरप्राइज के हवाले से आप एनालाइज करते हो, बिजनेस एनालिसिस करते हो, प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में सिर्फ एलिसिटेशन करते हो आप, ठीक है? रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हो, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशंस, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करते हो, यानी कि अगर कोई चेंज करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट उसको, और फिर आगे इसको कम्युनिकेट करते हो आपकी अपनी फॉर्म में या अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, या जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है
उसको कम्युनिकेट करते हो कि भाई ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसको मैनेज किया, और कम्युनिकेट भी करना। सोल्यूशन असेसमेंट एंड वैलिडेशन कि सोल्यूशन जो भी किसी प्रॉब्लम का निकल के आपके सामने आता है, आप उसको असेस करते हो और उसकी वैलिडेशन करते हो। असेस करते हो कि कितने वो अच्छा सोल्यूशन है, और बेसिकली एक से ज़्यादा सोल्यूशन बनते हैं तो विच वन इज़ द बेस्ट वन। ठीक है? जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसके कई तरह के अल्टरनेटिव्स निकल आते हैं, सॉल्यूशंस निकल आते हैं आमतौर पे। तो उनमें से आप देखते हो कि कौन-सा सॉल्यूशन की हर सॉल्यूशन की असेसमेंट करके देखते हो कि व्हिच वन इज़ द बेस्ट, और कितना वो वैलिडेट करता है। वैलिडेशन मीन्स कि जो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हो। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन एसआरएस। ठीक है? तो वही बात कर दी कि जो भी कुछ आपने एसआरएस में लिखा हुआ है, यूजुअली मोर देन वन डिजाइन अप्रोच फॉर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर प्रपोज एंड डॉक्यूमेंटेड इन डीडीएस। ठीक है? डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन नाम बोला जाता है। वो क्या काम करता है, ये जो है डॉक्यूमेंट ये बेस करता है आपकी एसआरएस पे, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स फाइनल हुई हैं वो सारी लिख दी हैं एसआरएस में, और एसआरएस से देखकर उस रिक्वायरमेंट्स की बेस पर हमने सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। तो ठीक है, एक से ज़्यादा डिज़ाइन बनाए जाते हैं। more than one design approach for the product architecture is proposed and documented। ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया जाता है ताकि उनमें से भी ठीक बेहतर लग सके। So this DDS यानी कि Design Document Specification is reviewed by all stakeholders and based on various parameters as a risk assessment, design modularity, budget, time constraints, and best design approach is selected for the software। तो इसमें क्या होता है कि वो जो DDS डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन है का जो पूरा एक डॉक्यूमेंट है ना, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स देखते हैं और उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बहस मुबासा करते हैं, चेक करते हैं। यानी कि बहस मुबासा मीन्स ये कि इसमें इसको भी एनालाइज किया जाता है, इस पर डिस्कशन की जाती है कि भाई कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है कि जैसे कि रिस्क असेसमेंट है कि किस डिज़ाइन के साथ क्या रिस्क है, फ्यूचर में अगर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं तो कौन सा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है, किस डिज़ाइन के साथ हमें लेकर चलना चाहिए। डिज़ाइन की मॉडुलैरिटी के बारे में देखा जाता है, कितनी कोहेजन और कितनी कपलिंग हुई है, मीन्स के कितने ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और कितने इंडिपेंडेंट हैं, ये चीज़ देखनी चाहिए। बजट और टाइम देखना चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ पसंद आ गई, एक डिज़ाइन आपको पसंद आया, उसमें बजट और टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा है। टाइम कंस्ट्रेंट मतलब कि बजट और टाइम कंस्ट्रेंट जो है ना, कि वो लिमिटेशन कंस्ट्रेंट बोलते हैं लिमिटेशंस को। तो बजट और टाइम कंस्ट्रेंट जो होती हैं वो लिमिटेशन है कि आपका बजट कितना है, आपका टाइम कितना है। अगर टाइम और बजट जो है वो शॉर्ट है या कम, तो उस हवाले से हमें डिज़ाइन को भी सिलेक्ट करना है। द बेस्ट डिज़ाइन अप्रोच इज सिलेक्टेड फॉर द सॉफ्टवेयर, यानी कि डिज़ाइन बेसिकली हम बेस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, यानी कि बेस्ट डिज़ाइन हम चूज़ करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम आगे ना बने और सिस्टम फेलियर्स की तरफ ना जाए। तो डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, अब क्या है कि अब डेवलप होने वाला है सॉफ्टवेयर। तो इस स्टेज में क्या होता है कि SDLC द एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट एज एंड द प्रोडक्ट इज बिल्ड। The programming code is generated as per DDS during this stage। अब DDS को देखते हुए यानी डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन को देखते हुए आपका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करती है। पहले था पेपर वर्क, याद रखें पहले क्या था, पेपर वर्क था। पहले पेपर पे काम हो रहा है, पहले रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हैं, उनको एसआरएस बनाया है, वो पेपर पे बनाया, ठीक है, या फिर ये जो माइक्रो वर्ड है उस पर बनाया। फिर इसके बाद नेक्स्ट DDS है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। इसको भी हमने पेपर वर्क किया है और उसको भी छांटी की कि दिस इज बेस्ट वन, दिस इज द बेस्ट वन। ये डिज़ाइन जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। अब जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उस पर हमने एक्चुअली में काम शुरू करना है। अब वो इस स्टेज पर डेवलपिंग पे या इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे, इसको कोडिंग स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इन स्टेजेस पे आपका एक्चुअल काम होगा, आपके एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो वर्क करेंगे और इसको बनाने लगेंगे। प्रोडक्ट आपकी बनना शुरू हो जाएगी इस स्टेज में, ठीक है। Developers have to follow the coding guidelines defined by their organization, and programming tools like compiler, interpreter, debugger, and etc. are used to generate and implement the code। Basically जो developers हैं उनको फॉलो किया जाता है, बेसिकली वो फॉलो करते हैं कोडिंग गाइडलाइंस को जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने दी होती है उनको।
कि इस तरह से आपने कोड करना है, यानी कि एक स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने कोड करना होता है, तो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वो कोड कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग टूल्स कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, डिबगर्स हैं। मीन्स कि ये जो कंपाइलर हैं, जैसे कंपाइलर्स C++ है, सी है, विजुअल बेसिक है, विजुअल सी शॉप है, PHP है, ASP.NET है, ये सारे कंपाइलर्स के नाम हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर्स के नाम हैं। तो ये डिबगर वगैरह यूज़ करते हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जिनके थ्रू सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। जिन सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होता है, और जितने भी मैंने अभी नाम लिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए हैं, वो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स हैं बेसिकली, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर बेसिकली उन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाते हैं कि इस तरह से, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो 1-0 है, तो ये उसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा रहे होते हैं जो हम कह रहे होते हैं उसको, जो हम हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं कि सॉफ्टवेयर को ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारा जो है आमतौर पे यूज होता है और कोड इम्प्लीमेंट होता है इस तरह से आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर। अब इस स्टेज में क्या होता है कि दिस स्टेज इज यूजुअली अ सबसेट ऑफ ऑल द स्टेजेस एज द मॉडर्न SDLC मॉडल। क्या है कि ये सब क्या है, सबसेट है तमाम के तमाम स्टेजेस का जो कि SDLC में यूज हुए हैं। तो टेस्टिंग एक्टिविटीज आर मोस्टली इन्वॉल्व इन ऑल द स्टेजेस ऑफ SDLC। बेसिकली आपकी जो टेस्टिंग है वो हर फेज में रहती है, यानी आप रिक्वायरमेंट करती करते हो तो उसके लिए भी आप टेस्ट कर रहे होते हो आमतौर पर कि जो ठीक है कि नहीं ठीक। फिर डिजाइनिंग में भी आते हो, कोडिंग में भी आते हो। कोडिंग जब हो जाती है, यानी कि जब कोडिंग होती है तो आपका एक्चुअली प्रोडक्ट बनती है। तो अब जब प्रोडक्ट बन रही हो, बन जाती है, तो बनने के बाद हमने उसकी वर्किंग देखनी होती है कि क्या वो ठीक वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। However, this stage refer to the testing only that stage of a software where defects are reported, tracked, fixed, and retested until the software reaches the quality standard defined in RSRS। इसमें क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट बन गई है या बन रही है, उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। टेस्ट करते हैं कि क्या कोई इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसकी वर्किंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वर्किंग इसकी अप टू दी मार्क है, क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उसके मुताबिक हम फिक्स करते हैं, उसको फिर दोबारा से रीटेस्ट करते हैं। और फिर उस वक्त तक हम ये काम करते ही रहते हैं जब तक कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमने SRS में डिफाइन किया उसके मुताबिक नहीं पहुंच जाता। और इसके अलावा सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड की नहीं, बल्कि इसके अंदर कोई बग नहीं होनी चाहिए। बग होता है एरर, एरर मीन्स की गलती, किसी भी तरह की फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वर्किंग इसकी स्मूथ और अच्छी होनी चाहिए। डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वंस द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड एंड नो बग और एरर्स आर रिपोर्टेड देन इट इज डिप्लॉयड। यानी कि जब एक बार आप सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हो और उसमें कोई बग, कोई एरर नज़र नहीं आता या फिर नज़र आते हैं तो आप लोग उसको वर्किंग करके उस निकाल देते हो। और एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें जब कोई एरर बाकी नहीं रहता, तो ये वो स्टेज है जिसमें हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। जब आपका सॉफ्टवेयर आप टेस्ट कर लेते हो अच्छी तरह से, सारी वर्किंग बिल्कुल ठीक हुई होती है, तब आप उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करते हो, डिप्लॉय करते हो। देन बेस्ड ऑन द फीडबैक, अब क्या होता है, अब फीडबैक का हम वेट करते हैं, लोगों को जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी फीडबैक देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या फीडबैक देते हैं इसके बारे में। द सॉफ्टवेयर मे बी रिलीज एज इट इज और विद सजेस्टेड एनहांसमेंट इन द टारगेट सेगमेंट। आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड देन इट इज मेंटेन, देन इट्स मेंटेनेंस टास्क। बेसिकली जब सॉफ्टवेयर बन जाता है ना, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जब आप उसमें थोड़ी बहुत कमी कुताहियाँ निकल आती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम निकल आती है, तो उसको हम मेंटेनेंस का नाम, उस पर जब हम रीवर्क करते हैं या उस पर थोड़ा काम करते हैं तो उसको मेंटेनेंस का नाम देते हैं कि वो मेंटेनेंस हो रही है, वो सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसको मेंटेन किया जा रहा है, उसमें उसकी कारीगरी को बेहतर किया जा रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आमतौर पे आपके पास ये एक डिज़ाइन, ये पिक्चर है, एक पिक्चर बताई जा रही है, इसमें ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। तो फेज़ 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, फिर प्रोडक्ट फेज रिलीज, और पोस्ट फेज 7 पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन, फॉर्मेशन में फेज 1 में क्या होता है, आप रफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एस्टिमेट, बेसिकली आप एस्टिमेशन करते हो। प्रोजेक्ट इनिशिएशन में क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है क्या ये प्रोजेक्ट, और ये किस तरह से काम करेगा,
मीन्स के इसकी एस्टिमेशन आप करते हैं कि कितने में क्या होगा, फिजिबल है नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर फेज़ 2 में क्या आप देखते हो, फेज़ 2 में आपने ये देखना है कि रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग में आपने रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है। तो उसके लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हो जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है, ये या प्रोजेक्ट चार्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन में ये यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देखते हो कि क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड अप्रूवल्स कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या है। ये सारी चीज़ें आप डिफाइन कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में। फिर उसके बाद आप डिज़ाइन करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल जो डिज़ाइन, फिर डिज़ाइन को रिव्यू किया जाता है और डिटेल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की जाती है। उसके बाद इन्हीं के बेस पर आप कंस्ट्रक्शन करते हो, यानी इस डिज़ाइन जो आपने बना लिया है उसकी बेस पे आप प्रोटोटाइप बनाते हो, यानी कि एक छोटा सा मॉडल सा बनाते हो कि ये एक छोटा सा मॉडल बना है हमारे सॉफ्टवेयर का। उसको देखा जाता है, फिर उस कोड को रिव्यू किया जाता है। अगर वो ठीक चले तो आगे काम ओके हो जाता है। उसके बाद आपकी टेस्टिंग शुरू होती है कि आपने जो बनाया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में उसको टेस्ट करो और उसकी टेस्ट समरी निकालो। और उसके बाद ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस मीन्स के प्रोडक्ट रिलीज में क्या होता है कि जब एक बार आपका टेस्ट भी कामयाब हो जाए सारे और कोई बग एरर बाकी ना रहे, तो आपका ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस होती है और ऑपरेशन डॉक्यूमेंट बनता है। उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नोटिस, यानी कि प्रोजेक्ट जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है, फेज 7 पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, तो उसमें प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नोटिस आता है, एनहांसमेंट मेंटेनेंस जो मैंने अभी लास्ट टाइम पढ़ा है कि इसमें आप क्या करते हो, इम्प्रूवमेंट करते हो या किसी तरह की मेंटेनेंस करते हो, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी ट्रेनिंग में आ जाती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं, यहाँ से बनाना शुरू होता है एक्चुअली में। और फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिलीज़ करते हैं और फिर उसमें जो फ्लॉ आ रहे हैं उनको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ खत्म करते हैं और प्रोजेक्ट को एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट को डिलीवर किया होता है तो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं, या उसे उसके जो फ्लॉज हैं, जो एरर्स हैं, उनको रिमूव कर रहे होते हैं, अपडेट्स भेजते हैं। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी की सारी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। फिर चेंज ऑफ स्कोप डॉक्यूमेंट, चेंज कंट्रोल प्रोसेस और चेंज कंट्रोल लॉ। बेसिकली कुछ जैसे जैसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाते हैं, दूसरे से तीसरे स्टेज जाते हैं, तो कुछ ना कुछ चेंजेस स्कोप में आ जाती हैं। ठीक है, तो वो चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू हम चेंज को ट्रैक कर रहे होते हैं और उसका एक लॉग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या क्या हमने चेंजेस की हैं, यानी कि ये चेंज मैनेजमेंट होती है यहाँ पे बेसिकली। चेंज मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम जितनी भी चेंजेस आ रही हैं किसी चीज़ में, वो हम राइट डाउन कर लेते हैं, वो लिख देते हैं, उसका भी एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। ठीक है, एस डी एल सी स्टेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स में मज़ीद देखें तो प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग के बाद एनालिसिस है। उसके बाद आपने डिज़ाइन इनपुट ऐसा अलग करना है। ठीक है, इसमें ये मुख्तलिफ आपके पास टूल्स हैं। ठीक है, डी एल डी हो गया, एच एल डी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद कोडिंग इनपुट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट सोर्स कोड जो है आप करते हो, फिर इसमें टेस्ट केसेस बनाते हो। टेस्ट केसेस होते हैं आमतौर पे किसी सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए एक केस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अ, उसे हम कहते हैं टेस्ट केसेस, जिसकी बुनियाद पर हम ये चेक करते हैं कि ये जो सिस्टम है या सॉफ्टवेयर जो है ये पास है या फेल है। ठीक है, तो ये टेस्ट केसेस बुनियाद है। आगे एस डी एल सी मॉडल्स की बात करते हैं। ठीक है, एस डी एल सी यहाँ तक हो गया क्लियर सारा। ठीक है, ये स्टेजेस थी उसके और डॉक्यूमेंट्स थे उसके। अब नेक्स्ट जो है ना, हम कुछ मॉडल्स की बात करें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स बेसिकली वो क्या हैं, टू हेल्प अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट एस डी एल सी फेजेस, various SDLC models have been created by software development experts, यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है कि बेसिकली ये जो 5-6 स्टेजेस आपने देखी हैं अभी, जिसमें प्लानिंग आ जाता है, जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस आ जाता है, जिसके अंदर आपका वो चीज़ आ जाती है, डिज़ाइन आ जाता है, डेवलपमेंट आ जाती है, फिर टेस्टिंग आ जाती है और फिर मेंटेनेंस आती है। ये जो 5-6 स्टेजेस है ना आपके पास या 7, इनको मुख्तलिफ तरतीब देकर ना हमने कुछ मॉडल्स बनाए। ठीक है, वो मॉडल्स आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स ने क्रिएट किए आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड फेलियर्स, आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स। तो
पूरी एक रिसर्च हो रही है इन मॉडल्स पर और वो फिर वो मॉडल्स क्रिएट हुए हैं और उन मॉडल्स को यूज़ करते हुए हम इनको एसईएलसी को यूज़ करते हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ का भी है और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको अप्रूव किया हुआ है। So reasons for using STLC models provide a base for the project planning, estimating and scheduling. बेसिकली क्यों हम यूज़ करते हैं STLC मॉडल्स को? मॉडल को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी प्रोजेक्ट प्लानिंग और एस्टिमेटिंग शेड्यूलिंग वगैरह वो ठीक हो रही है उसके लिए बेस बन जाए। फ्रेमवर्क जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बेसिकली फॉर द स्टैंडर्ड सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज एक्टिविटीज एंड डिलीवरेबल्स provide mechanism for project tracking and control बेसिकली मॉडल जो है वो आपको एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे आप प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हो और कंट्रोल करते हो विजिबिलिटी इससे इंक्रीज हो जाती है आपके प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस की ताकि सारे लोग सारे स्टेक होल्डर जो है उसको देख सकें कि क्या विजिबिलिटी है तो एडवांटेज ऑफ चूजिंग अप्रोप्रिएट एसईएलसी इंक्रीज डेवलपमेंट स्पीड यानी कि आपको को क्या फ़ायदा पहुंचता है जब आप किसी एसईएलसी मॉडल को सेट करते हो तो जो अगर राइट मॉडल आपने अगर सेलेक्ट किया जो आपके लिए बिल्कुल ठीक है मुख्तलिफ मॉडल्स हैं ना आपके पास तो जो यहाँ पे तो हम दो की साइड डिस्कस करें लेकिन मुख्तलिफ मॉडल्स हैं आपके पास तो उनके अपने फ़ायदे हैं हर मॉडल के अपने नुकसान हैं तो जो हमें बेस्ट सूट करेगा हम वो यूज़ करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होता है इससे इंक्रीज डेवलपमेंट स्पीड होती है डेवलपमेंट की स्पीड जो है प्रोजेक्ट को बनाने की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है प्रोजेक्ट की क्वालिटी इंक्रीज होती है ट्रैकिंग एंड कंट्रोल आसान हो जाता है इम्प्रूव हो जाता है क्लाइंट रिलेशन जो है वो बेहतर होते हैं डिक्रीज प्रोजेक्ट रिस्क यानी कि प्रोजेक्ट का रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं और डिक्रीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरहेड यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो बोझ होता है यानी ओवरहेड होता है वो भी कम हो जाता है ठीक है तो नॉर्मली वैसे यूज़ करें तो वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है लेकिन अभी प्रॉपर मॉडल के थ्रू इतना ऐसा नहीं होता तो कुछ मॉडल हैं जिसमें वाटरफॉल मॉडल है आपके पास आइटरेटिव मॉडल है स्पाइरल है एजाइल है वी मॉडल है बिग बैंग मॉडल है ये सारे मॉडल्स हैं इसके अलावा और भी बहुत से मॉडल्स हैं सिर्फ बात यहाँ पे खत्म नहीं होती तो सबसे ओल्ड मॉडल वाटरफॉल मॉडल है और आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो अजाइल टेक्नोलॉजी चल रही है या अजाइल मॉडल चल रहे हैं इस अजाइल बेसिकली एक अम्ब्रेला का नाम है उसके अंदर कई तरह के मॉडल आते हैं ठीक है तो हम डिस्कस करते हैं पहले वाटरफॉल मॉडल को यानी कि जो पहला ओल्ड मॉडल था उसको देखते हैं वाटरफॉल मॉडल बेसिकली वो मॉडल है ये देखें इसमें क्या है कि पहले रिक्वायरमेंट्स हैं फिर एनालिसिस है फिर डिज़ाइन है फिर कोडिंग है टेस्टिंग है एक्सेप्टेंस है यानी कि पहले ही बंदा इधर खड़ा होगा रिक्वायरमेंट्स को रिक्वायरमेंट जब सारी कंप्लीट हो जाएंगी तब एनालिसिस में आएगा एनालिसिस जब सारा कंप्लीट हो जाएगा फिर डिज़ाइन में आएगा फिर डिज़ाइनिंग में सारा कंप्लीट होगा तो कोडिंग में फिर कोडिंग से टेस्टिंग पे फिर टेस्टिंग से एक्सेप्टेंस पे एक एक करके उसमें आना है यहाँ पे और फिर दोबारा से ऐसे पीछे जाना है तो जो ओल्डेस्ट एसटीएलसी मॉडल था ना ये जो वाटरफॉल मॉडल उसमें ये जो एरोज है ना ये भी नहीं थे सिर्फ बंदा जा सकता है वापस आ नहीं सकता यानी कि ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है इसलिए इसको वाटरफॉल मॉडल बोला है वाटरफॉल मॉडल क्या है ऊपर से वाटर हमेशा नीचे ही आता है ठीक है नीचे की तरफ गिरता है इसी तरह से ये भी ऐसे रिक्वायरमेंट है जो टॉप डाउन है ठीक है बॉटम अप नहीं तो फिर बाद में इसको इम्प्रूव करके थोड़ा सा बेहतर किया गया और ये इस तरह से आ जाता है यानी कि डिज़ाइनिंग फेज जो है वो आपकी एनालिसिस फेज में जा सकता है टेस्टिंग जो है वो आपकी डिज़ाइनिंग में खेड़ छाड़ कर सकता है एक्सेप्टेंस से आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो दोबारा से आप दोबारा ले लेना चाहो तो आप ले सकते हैं यानी कि मजीद कोई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो आपको उस दोबारा से रिक्वायरमेंट्स आपको करनी पड़ेगी मतलब यहाँ पे कि अगर आपके पास फुल रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको सारी स्टेजेस से फिर से गुजरना पड़ेगा ठीक है बात और रीवर्क करना पड़ेगा ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन एचडीएफसी मॉडल flow a sequential step-by-step process from requirements analysis to maintenance यानी कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसे फॉलो करता है ठीक है सिस्टम दैट हैव वेल डिफाइंड एंड अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स आर गुड फिट फॉर वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल मॉडल हम कब यूज़ करते हैं वाटरफॉल मॉडल सिर्फ हम तब यूज़ करेंगे जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो उनकी वो रेजिड नहीं होनी चाहिए मतलब कि वो आपको क्लियर हो ऐसा नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स अभी कस्टमर आया तो उसने कहा कि नहीं नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी इसको चेंज कर रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट ना मतलब कि वो उसकी रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो उसने फिक्स कर दिया कि भाई ये मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे ये चाहिए जब उसने एक बार कर दिया तो वो फिक्स हो अपनी बात पर डर गए
उस डटे हुई बात पे हम जो सॉफ्टवेयर बनाए वो बनते हैं और वो वाटरफॉल मॉडल बन जाए। यानी कि ये मॉडल वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास रिक्वायरमेंट फुल एंड फाइनल वर्जन में है और उसमें कोई चेंजेस मज़ीद दरकार नहीं होगी, तब ये वाटरफॉल मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करेंगे। ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू यूज़, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करना ईज़ी है, यूज़ करना भी ईज़ी है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू इन एक्सपीरियंस स्टाफ, बेसिकली ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो इन एक्सपीरियंस स्टाफ होता है उनको अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। माइलस्टोन और वेल अंडरस्टूड, आपके जो माइलस्टोन्स हैं यानी कि जो संगे मील्स हैं आपके, वो अच्छे अंडरस्टूड होते हैं, आपको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे पहुँचूँ, अभी यहाँ पे पहुँचूँ। सेटअप रिक्वायरमेंट स्टेबिलिटी, गुड फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल प्लान स्टॉक ट्रैक वगैरह मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए अच्छा है। वर्क वेल व्हेन क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन कॉस्ट और शेड्यूल, तो ये बहुत अच्छा काम करता है जब आपकी क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो, और जहाँ पर आपकी कॉस्ट और शेड्यूल मैटर ना कर रहे हो ना, क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसकी वीकनेसेस भी हैं, हर मॉडल की फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, स्ट्रेंथ्स भी हैं और वीकनेसेस भी हैं। तो ऑल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी फुल्ली स्पेसिफाइड अपफ्रंट, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं फुल्ली स्पेसिफाइड होती हैं, होनी चाहिए, यानी कि ये उसकी वीकनेस है। अगर तो आपका कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसा चाहिए, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। तो ये इसकी वीकनेस है कि भाई पहले उसको फुल रिक्वायरमेंट का प्लंदा चाहिए उसको, फिर वो आगे काम कर सकता है। Deliverables created for each phase are considered frozen in habit flexibility. जो आपने डिलीवरेबल क्रिएट किया है हर फेज में वो उनको फ्रोजन कंसिडर करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी कोई नहीं। कैन गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ प्रोग्रेस, यानी कि ऐसा मुमकिन है कि आपको प्रोग्रेस का फॉल्स इंप्रेशन भी मिल जाए, गलत इंप्रेशन मिले। डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आइट्रेशन ऑफ फेस मीन्स के इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर जो है वो इतनी नहीं पाई जा रही। डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आइट्रेशन ऑफ फेस, इंटीग्रेशन इज वन बिग बैंग एट द एंड। इंटीग्रेशन जो है ना वो एट द एंड ही होगा आपका, ठीक है, यानी कि जितने फेजेस आपने बनाए हैं सबसे भी वो एट द एंड ही होने हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट बनती हुई उस तरह से नजर नहीं आने वाली। Little opportunities for a customer to preview a system until it may be too late. इसमें क्या है कि आपका जो कस्टमर है उसको प्रीव्यू देखने में बहुत कम मिलता है। यहाँ तक कि जब आपका पूरा पीरियड बन जाता है तो आप दिखाते हो तो वो कहता है ये क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो ये उसकी वीकनेसेस में होता है वाटरफॉल मॉडल की, ठीक है। व्हेन टू यूज़ वाटरफॉल मॉडल, कब यूज़ करना चाहिए, रिक्वायरमेंट जब बहुत अच्छी आपको बताऊँ, प्रोडक्ट डेफिनेशन जो है वो स्टेबल हो, प्रोडक्ट डेफिनेशन की बदलती ना हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड, हमें टेक्नोलॉजी का पूरा अच्छा पता हो जिसमें हम बना रहे हैं न्यू वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब आप एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को न्यू वर्जन पे लेके जाना चाह रहे हैं या न्यू प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, पोर्टिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू ए न्यू प्लेटफॉर्म, यानी कि जब आप मौजूदा प्रोडक्ट को नए प्लेटफॉर्म में पोर्ट कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, तब आप यूज़ कर सकते हो वाटरफॉल। अब नेक्स्ट बात करते हैं एजाइल मॉडल की। एजाइल मॉडल कैसे काम करता है? एजाइल मॉडल बेसिकली काम क्या करता है? एजाइल मॉडल बिलीव दैट एवरी प्रोजेक्ट नीड्स बी हैंड needs to be handled differently and existing methods need to tolerate it to best suit for the project requirement। एजाइल मॉडल जो है इससे मुख्तलिफ है, ठीक है। ये बेसिकली एक आइटरेटिव मॉडल है। आइटरेटिव मीन्स कि ये साइकिल में चलता है, बार बार रिक्वायरमेंट लो, थोड़ी सी बनाओ, कस्टमर को दिखाओ, अब फीडबैक लो और उसके मुताबिक फिर दोबारा काम शुरू करो। इससे आपका यूज़र भी, जो कस्टमर है वो भी आपके साथ एंगेज रहता है, उसको जो कारकर्दगी है प्रोग्रेस वो भी नज़र आती रहती है और अपनी फीडबैक दे के वो एक्यूरेटली चीज़ें बनवाता रहता है। मेन चीज़ ये है। तो एजाइल मॉडल जो है वो बिलीव करता है कि भाई हर प्रोजेक्ट जो है नीड टू बी हैंडल डिफरेंटली, यानी कि हर प्रोजेक्ट जो है उसको डिफरेंटली हैंडल किया जाए, और एग्जिस्टिंग मॉडल जो हैं उनको नीड टू बी टॉलरेटेड, सॉरी नॉट टॉलरेटेड टिल नो टू बेस्ट सूट
द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स बेसिकली जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनको भी आपके जो बेस्ट सूट करें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स उनके मुताबिक चलना चाहिए। In Agile, the tasks are divided to time boxes. Agile में क्या होता है आपके जो टास्क हैं उनको डिवाइड किया जाता है टाइम बॉक्सेस में या स्मॉल टाइम फ्रेम्स में। ठीक है, टू डिलीवर स्पेसिफिक फीचर्स फॉर द रिलीज। इसमें अब क्या हो रहा है आपका टास्क जो है वो टाइम बॉक्स यानी छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि स्पेसिफिक फीचर्स को रिलीज कर दिया जाए या डिलीवर कर दिया जाए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को। मैंने क्या बताया था आपके टास्क को आपके मेन काम को बेसिकली छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उस पर काम कर दिया करना शुरू कर देते हैं ताकि आपके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कहता है कि मुझे ये चाहिए तो वो उन पर काम करके रिलीज कर दिया जाए और वो फिर दोबारा फीडबैक दी जाए। Iterative growth जो है is taken and working software build is delivered after each iteration। क्या होता है iterative growth जो है वो ली जाती है इसमें और working software build is delivered after each iteration यानी कि हर iteration के बाद मतलब कि एक iteration में वो सारे steps हैं जितने हमने पढ़े हैं SDLC में जितने भी steps हैं ना वो पढ़े हैं ना जो वो सारे मौजूद हैं हर iteration के अंदर। और हर iteration के अंदर हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट लेते हैं उस पर काम करते हैं और वर्किंग सॉफ्टवेयर दिखाते हैं किसको दिखाते हैं कस्टमर को दिखाते हैं और उसकी जो है वो फीडबैक लेते हैं उस फीडबैक के मुताबिक फिर आगे दोबारा से रीवर्क करते हैं। तो ईच बिल्ड इज इंक्रीमेंटल इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। द फाइनल बिल्ड होल्ड्स ऑल द फीचर रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर यानी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके हम बनाना शुरू करते हैं और साथ साथ हम कस्टमर को दिखाते हैं फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं उन पर भी काम करते हैं फिर वो कस्टमर को दिखाते हैं फिर आगे करते हैं फिर ऐसे करते करते ना सारे फीचर जो हैं वो प्रोडक्ट के वो ऐड हो जाते हैं और फिर कस्टमर को हम फाइनल प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये हम आपकी फाइनल प्रोडक्ट तैयार है। इसमें कस्टमर आपका इन्वॉल्व होता है तो इसलिए मिस्टेक की जो है चीज़ वो इतना ज़्यादा पाया नहीं जाता। तो our agile software प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस उसमें क्या होता है आइट्रेशंस हैं आपके पास डिज़ाइन है कोड है टेस्ट एंड फिक्स रिलीज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यानी डिफरेंट एजाइल मेथड मॉडल कैसे यूज़ करता है भाई सबसे पहले तो क्या करना है डिज़ाइन करना है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके बाद कोड कर दें कोड करने के बाद जो कोड में प्रॉब्लम आ रही है उसको टेस्ट फिक्स करें रिलीज कर दें रिलीज करने के बाद दोबारा दिखाएं यानी कि नेक्स्ट आइट्रेशन शुरू हो जाएगी नेक्स्ट आइट्रेशन से यहाँ से फिर दोबारा काम शुरू करें। फिर ये जब पूरा साइकिल कंप्लीट होता है फिर दोबारा से नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएं वहाँ पे डाटा चटा दें और उसके मुताबिक डिज़ाइन करें नेक्स्ट कोड करें फिर टेक्स्ट फिक्स करें फिर रिलीज करें वगैरह वगैरह ये ऐसे। अच्छा, एजाइल मॉडल क्या कहता है स्पीड अप और बाईपास वन और मोर लाइफ साइकिल फेजेस यानी कि ये क्या कहता है स्पीड अप कर देता है चीज़ों को यूजुअली लेस फॉर्मल एंड रिड्यूस स्कोप यानी कि फॉर्मल कम है और स्कोप को थोड़ा कम कर देता है थोड़ा थोड़ा करके काम करता है। यूज फॉर टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन यानी कि जिसमें जल्द चीज़ें चाहिए होती हैं टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। यूज इन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसिप्लिन मेथड यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा जो कि डिसिप्लिन मेथड यूज करते हैं। और सम एजाइल मेथड्स जो हैं आपके पास कुछ एजाइल मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैंने बताया था एजाइल जो है बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है या एक अम्ब्रेला जिसके अंदर कई तरह के मॉडल्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो एजाइल टेक्नोलॉजी या जो मेथड्स हैं उनमें से आपके पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है स्क्रम है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है एडॉप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है क्रिस्टल क्लियर है डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स हैं रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है। ठीक है, तो एजाइल मॉडल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है इट इज़ अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, कि ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है प्रमोट्स टीम वर्क एंड क्रॉस ट्रेनिंग इसमें टीम वर्क और क्रॉस ट्रेनिंग प्रमोट होती है आपकी। फंक्शनैलिटी कैन बी डिफाइंड रैपिडली एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड यानी कि आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी तौर पे आप बना सकते हो डेवलप कर सकते हो और डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हो बता सकते हो कि ये मैंने बनाया है। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम से कम होती हैं और उस पर आप काम करना शुरू करते हो। सूटेबल फॉर फिक्स एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे ये सूटेबल है जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज होती हैं बार बार कभी कुछ यानी कि सूटेबल फॉर फिक्स्ड और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स यानी दोनों जगह पे ये अच्छी कर ये दिखाता है जहाँ पे फिक्स रिक्वायरमेंट हो वो भी और चेंजिंग रिक्वायरमेंट वो भी डिलीवर एवरेज
अर्ली पार्शियल वर्किंग सॉल्यूशन मतलब कि ये क्या कहता है कि अभी फाइनल प्रोडक्ट बनी नहीं है, ये उस प्रोडक्ट का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा करके जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हिस्सा तैयार किया, तैयार करके वर्किंग प्रोडक्ट दिखा दी कस्टमर को भी पता चलता रहता है कि भाई काम हो रहा है, अभी ये काम हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद यानी कस्टमर भी आपका ना मेंटली तौर पे सैटिस्फाई रहता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को बनता हुआ देख रहा है। जब एक बार रिलीज़ हो जाता है, एक फेज़ से गुज़रता है तो वो कस्टमर जो है वो उसको देखता है। उसको जज करता है, उसको नज़र आता है, वो सैटिस्फाई होता है, फिर मज़ीद रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे इसके अंदर ये भी डाल दो, मुझे ये भी डाल दो, मुझे ये भी चाहिए, मेरी ये भी रिक्वायरमेंट है। फिर उस पर उनमें से फिर नेक्स्ट आइटरेशन तैयार की जाती है कि अगली बार हमने नेक्स्ट आइटरेशन में क्या-क्या काम करने हैं, कौन-कौन से फीचर्स इस प्रोडक्ट में ऐड करने हैं। फिर जो पिछली प्रोडक्ट जो कस्टमर को दिखाई है, उसी के अंदर नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, फिर दोबारा दिखाई जाती है। फिर इस तरह से करते-करते सारी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपकी रेडी होती है, कस्टमर भी आपका मुतमईन रहता है। यानी कि हम इसमें पार्शियल वर्किंग सॉल्यूशन भी दिखा रहे होते हैं और वो डिलीवर करते हैं कस्टमर को ताकि कस्टमर पार्शियली थोड़ा-थोड़ा करके उन चीज़ों को देखे। लिटिल और नो प्लानिंग रिक्वायर्ड, ठीक है? अर्ली टू मैनेज, ईज़ी टू मैनेज। वीकनेसेस भी हैं इसके लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज द एफर्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इन द एससीएलसी। बेसिकली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये मुश्किल होता है कि इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट लगेगी प्रोजेक्ट को एससीएलसी में। और सिंस द रिक्वायरमेंट्स आर नेवर एवर चेंजिंग, ठीक है, नेवर नहीं एवर चेंजिंग, so there are hardly any emphasis which is led on designing and documentation. Therefore, chances of project going off to track easily are much more. क्या होता है कि इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी चेंजिंग होती है, होती रहती है चेंज। इसलिए चीज़ों को डिज़ाइन करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना और प्रोजेक्ट के ट्रैक पे से हट जाने का भी डर रहता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिपेंड हेविली ऑन अ कस्टमर इंटरेक्शन। सो इफ द कस्टमर इज नॉट क्लियर टीम कैन बी ड्रिवन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा, ये बेसिकली बड़ी वीकनेस है इसकी और स्ट्रेंथ में भी आती है बेसिकली। इसमें ये है कि ये जो एजाइल टेक्नोलॉजी है ना, ये कस्टमर पे काफ़ी उसके इंटरेक्शन पे काफ़ी डिपेंड करती है। तो अगर कस्टमर क्लियर नहीं है ना कि उसको क्या चाहिए, तो वो टीम को गलत डायरेक्शन में ले जाएगा और टीम जो है गलत डायरेक्शन में सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देगी। जब वो सॉफ्टवेयर बनेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है? वो उनको चीज़ चाहिए नहीं होगी, ठीक है? तो इसमें ये थोड़ा नुकसान होता है कि 2-4 आइटरेशन हमारी नुकसान में जाती है। कंक्लूजन क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लीड टू एंड वेयर, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको कामयाबी की सतह पर ले जाती है। अच्छी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग इज अ मैप गाइड एसेंशियल फॉर टीम, रिलेटिवली सिंपल एंड हेल्पफुल टेक्निक। आपकी प्लानिंग जो है वो एक मैप की तरह काम करती है। आपके उस मैप के मुताबिक आप अपने आप को गाइड करते हो, अपनी टीम को गाइड करते हो और प्लानिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? एसडीएलसी इज मोस्टली अबाउट पीपल प्रोसेस टीम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। एसडीएलसी जो है वो किसके बारे में? इज अबाउट पीपल प्रोसेस टीम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। दिस कार ये बेसिकली ना एचईएलसी जो है वो लोगों में काम कर रही होती है। लोगों के बारे में मीन्स के जो लोग डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इंजीनियर्स हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, प्रोसेसेस हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को एक टाइम की हद तक हम लेके जा सकते हैं और कम्युनिकेशन भी करनी है प्रॉपर तरीके से। अगर कम्युनिकेशन भी नहीं होगी तब भी टाइम डिले आ सकता है, प्रॉब्लम डिफरेंट आ सकती हैं। रिस्क आर इनएविटेबल, यानी रिस्क जो है हम उनको ख़त्म नहीं बिल्कुल कर सकते या उसकी हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क आ ही नहीं सकता, रिस्क आ सकते हैं। प्लानिंग हैज़ टू अवॉइड स्टूपिड वंस, एक्सपीरियंस काउंट्स। इसमें क्या होता है कि प्लानिंग जो है ना, अच्छी प्लानिंग अगर हो तो जो स्टूपिड वंस जो रिस्क हैं उनसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस से, यानी कि एक्सपीरियंस बेसिकली जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना, वो इस तरह के जो फजूल रिस्क आ जाते हैं, जो छोटे मोटे रिस्क आ जाते हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। असेसिंग द स्कोप ऑफ वर्क, टाइमिंग, रिस्क एंड रिसोर्सेज विल लीड टू अ प्रोजेक्ट सक्सेस, ठीक है? हम असेस करते हैं क्या स्कोप है काम करने का, वर्क स्कोप क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, रिस्क एंड रिसोर्सेज क्या हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे। यानी कि कितनी टाइमिंग है, स्कोप ऑफ वर्क क्या है, किस तरह के रिस्क हैं और उनके लिए अच्छी प्लानिंग करना
और रिसोर्सेज को फुली अवेलेबल होना, दिस ऑल विल लीड टू प्रोजेक्ट सक्सेस। ठीक है, आई होप आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर नहीं तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और वैसे भी आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली भी, जूम सेक्शन या वट एवर, इस तरह से भी उनसे बात कर सकते हैं।